आज का क्लास इतिहास, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और ये हमारा होने वाला है पार्ट सेकंड वीडियो। पार्ट फर्स्ट वीडियो हमारा कुछ हो गया है, खत्म। कुछ बोला, अपलोड हो गया है, लेकिन अब इसको पब्लिक नहीं किया गया है। वो भी बस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में चल रहा है, उसको समाजवादी नहीं किया गया है। ठीक है, तो आज शुभ मुहूर्त निकलेगा तो उसको हम लोग अपलोड कर देंगे। तो चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और ये हमारा होने वाला है पार्ट सेकंड वीडियो, क्लास 10th। चलते हैं हम अपना जहाँ छोड़े थे उसके आगे। तो निकलिए, कहाँ से निकला जाता है जी? क्या कहा जाए, असलियत एक न एक दिन सामने आ ही जाता है, मेरा हो या किसी और का। समझ में आया? इसलिए कोई बात ज़्यादा दिन तक नहीं छुपता है। हाँ, असलियत था यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, वही दिखे लगा था, कांटे पूरा हो गया। चलिए, पिछला क्लास हम लोग किसके बारे में पढ़े थे? लुई 16वां के बारे में। वो किस प्रकार का राजा था? उसको हम लोग भ्रष्टाचार राजा था। कैसन था? एकदम लुटेरा, एकदम लुटेरा। वो सोचता था ना कि हम राज करेंगे लेकिन जनता के भलाई नहीं करेंगे। और जनता वाला एक दिन का हुआ कि जागरूक हुआ, और उसको गिलोटीन पर रख के छपाक छपाक मुड़ी उसको, ले भाई ले, वर्ल्ड कप है हमनी के। ऐसे कुछ जितला पर वर्ल्ड कप उसे दिखाता है। तो लुई 16वां की मुड़ी काट के एक तो बड़का बड़का झुल्फी रख ही था, ऐसे बलिया पकड़ के कह रहा कि देखो वर्ल्ड कप है, जीत गए हम लोग, वर्ल्ड कप है कि नहीं है। तो उसके आज जो हमारा ख़त्म हो गया है वो ख़त्म हो गया, और आज हम इसके आगे से पढ़ेंगे। तो इस यहाँ पे थोड़ा सा छोटा छोटा प्रश्न आने वाला है जो आपको समझना बेहद ही जरूरी है। चलो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, बताइए सामंतवाद क्या है? सामंतवाद से हम क्या समझते हैं? एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न में से एक प्रश्न ये भी है। देखिए, सामंतवाद को हम लोग समझते हैं, देखिए, वैसी शासन प्रणाली जिसमें सामंतों या जमींदारों, देखिए पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था कि एक सामंतवाद एक जमींदार रहता था। कौन? सामंतवाद और जमींदार। वो लोग क्या करते थे, किसानों से ज़्यादा अधिकार दिया जाता था। देखिए, जैसे में राजा कौन था उस समय? लुई 16वां। कौन था? लुई 16वां। सभी वर्गों के स्थिति खराब थी, बल्कि 2 वर्गों को छोड़ करके। वो कौन 2 वर्ग थे बताइए? पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग। वैसे ही ये दोनों भी हैं। इन लोग को जानते हो, इन लोग को विशेष अधिकार दिया जाता था। कहता था कि नहीं भाई, तुम अमीर आदमी है तो अमीर को हम लोग ज़्यादा अधिकार देंगे, है समझ में? यहाँ देखो, किसानों से ज़्यादा अधिकार किसे दिया जाता था बताइए? जमींदारों को। किसे दिया जाता था? जमींदारों को। जमींदारों के ही दूसरा कुछ कहते हैं सामंतों। क्या कहते हैं? सामंतों। सामंतों या जमींदारों बात बराबरे है। और यहाँ कहता है कि किसानों से सबसे ज़्यादा उनको अधिकार दिया जाता था। जब पहले क्या होता था, कल बताए थे सामंतवाद क्या होता है। सामंतवाद कल क्या बताए थे बताइए? समंती व्यवस्था। जैसे में खेत हमर, मालिक हम, लेकिन उसको अनाज दूसरा कोई लेके जाएगा, ओकर बाप के राज है, लेके चल जाएगा। लेकिन पहले ओकरे बाप के राज था, समझ में आया? वो लेके चल जाता था। अब हमसे कोई मांगे आवे अनाज, ओकरे में खत के डाल देंगे का कि अगला बार खाद के तरह काम करेगा। वह बोली करेगा कि नहीं करेगा? अरे खेत में कुछ अच्छा चीज़ डालोगे तो अच्छा फसल होता है, तो वह सब के डाल देंगे तो अभी खाद की तरह काम करेगा। अभी खाद देवे कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा खेत एकदम हरियाली से भर जाएगा। फसल भी कहेगा कि कैसे अभी कौन सा खाद दिए थे, इतना ज़्यादा हो गया है। देखिए, तो समझ में आया? ये लोग क्या करता था ना कि किसान की जितना भी ज़मीन था, किसान की जितना भी ज़मीन था उस सब पर अपन कब्जा करता था। और कब्जा करके कहता था कि जितना भी अनाज उपजता है वो हमको दीजिए, और नहीं दीजिएगा तो वही बोरा में हम आपको भर देंगे। जिसमें हम आपको चावल दीजिएगा वही में हम आपको भर देंगे। तो बेचारा किसान कुछ ही करेगा, डर के मारे कुछ ही देना तो पड़ेगा ना उसको। तो क्या करता था कि दे देता था। और जब धीरे धीरे ये लोग अमीर होते गए तो किसानों से ज़्यादा अधिकार मिलते गया। अभी आपके गांव में भी, गांव देहात में ऐसे ही होता है। जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा अमीर रहता है गांव में, मुखिया जी, सरपंच साहब, उन्हीं के साथ बैठते उठते हैं। गरीब के झोपड़ी में कोई जाना चाहता है? कोई नहीं। जो गांव में सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जैसे मधु हो गई, तो ये अगर कोई है ना, यह सब के यहाँ जाते हैं सब कोई। समझ में आया था? देखिए,
उसके बाद कौन कहता है, अधिकार दिया जाता है जिसे सामंतवाद कहते हैं। सामंतवाद समझ में आया? सामंतवाद में कोई दिक्कत है बताइए? सामंतवाद का मतलब कि जमींदारों को किसानों से ज़्यादा अधिकार दिया जाता था, उससे कुछ कहते हैं सामंतवाद कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ बाबू, यहाँ तक समझ में आया? आया गुंजन समझ में? चलिए तो अगला हमारा कौन सा वर्ग हो गया? देखिए अगला हो गया मध्यम, ये कुछ है जी, अगला कुछ हो गया मध्यम वर्ग से आप क्या समझते हैं? मध्यम वर्ग का मतलब होता है न तो ज़्यादा अमीर और ना ही ज़्यादा गरीब। ज़्यादा अमीर के मतलब मुकेश अंबानी, और ज़्यादा गरीब के मतलब जिसके पास रहने के लिए छत और खाने के लिए खाना और पहनने के लिए कपड़ा का अभाव है, उसे कुछ कहते हैं गरीब। हम लोग गरीब के श्रेणी में नहीं आते हैं, हम लोग आते हैं मिडिल क्लास। कुछ ही है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास का मतलब होता है मध्यम वर्ग। कौन सा वर्ग होता है? मध्यम वर्ग। अच्छा ये बताइए, हम उतना अमीर भी नहीं हैं कि हम अपन शादी में 10 करोड़ रुपया 10,000 करोड़ रुपया खर्चा कर देंगे। अंबानी साहब कुछ ही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो मध्यम वर्ग का मतलब ना तो ज़्यादा अमीर और ना ही ज़्यादा गरीब, एकदम बीचों बीच। कहाँ? एकदम बीचों बीच वाले व्यक्ति को कुछ कहते हैं मध्यम वर्ग। जिसमें देखिए समाज में रहने वाले वैसे लोग जो अपना जीवन निर्वाह छोटे छोटे व्यापार और नौकरियों के माध्यम से करते हैं। जैसे में समाज में वैसे लोग जो अपना कुछ पेट पूजन या तो घर दुकान बना करके रहना, या तो हम लोग छोटा छोटा बिजनेस करके या तो छोटा छोटा नौकरी करके अपना फैमिली का पेट पालना, वो सब कौन सब में आता है बताइए? मध्यम वर्ग में। कौन में आते हैं? मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग समझ में आया? हम लोग एक प्रकार के कौन से वर्ग में रहते हैं? मध्यम वर्ग। हमारे माता पिता कमाते हैं, हमको भरण पोषण करते हैं। आप लोग के भी सेम टू सेम वही होगा। ऐसा तो ना है कि आप लोग के अगर 10 साल कोई नहीं कमाएगा, अगर 50 साल कोई नहीं कमाएगा, फिर भी आपके यहाँ पैसा रहेगा उतना ज़्यादा है? आपके यहाँ इतना पैसा, अगर 50 साल आपके यहाँ कोई नहीं काम करे, सिर्फ बैठ के खाए एकदम, तो इससे 50 साल तक आपका पैसा टिक जाएगा? बोलिए, 50 साल तक पैसा नहीं टिकेगा। लेकिन अंबानी साहब कुछ ही हैं, उनका 7 पीढ़ी तक खा सकता है। 7 पीढ़ी कुछ ही, जब तक पृथ्वी रहेगा जब तक वो खा सकते हैं, उनके पास इतना पैसा है। ऐसा में वो सब होता है अमीर। और गरीब का मतलब कुछ ही कि सुबह खाएं तो शाम का हम सोच रहे हैं कि शाम के कहाँ से लाएंगे खाने के लिए। अगर शाम की मिल गया तो सुबह के लिए सोच रहे हैं कि सुबह कहाँ से लाएंगे खाने के लिए। वो होता है सबसे गरीब। और अमीर तो अंबानी साहब के देख ही रहे हैं। हम लोग कुछ ही हैं, एकदम मिडिल क्लास है, धीरे धीरे अपन जीवन यापन कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो उसी को कुछ कहते हैं बताइए? मिडिल क्लास कहते हैं या तो मध्यम वर्ग कहते हैं, उसे मध्यम वर्ग कहते हैं। जिसमें देखिए मध्यम वर्ग हमारा, मध्यम वर्ग पढ़ा लिखा होता है बाबू। ये बात याद रखिएगा, जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। कैसे? जब हो रहा था 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हो रहा था ना, तो उस समय फ्रांसीसी क्रांति होने का मुख्य कारण क्या था? वहाँ के मध्यम वर्ग का मतलब पढ़े लिखे, वो लोग देखे कि जब अनपढ़ गवार है उस सब पर अत्याचार किया जा रहा है, और बहुत अत्याचार किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। वो लोग क्या सोचे कि भीड़ में से 4 आदमी निकले और सबको समझाएं कि देखिए आपका अधिकार है, आप पर कोई ऐसे शासन नहीं कर सकता है। उसीलिए वो लोग वहाँ से कुछ किए हैं, नारा निकाले हैं, वहाँ से पूरा जुलूस निकाले और सबको आज़ादी करवाए हैं। किससे? लुई 16वां से। है समझ में आता? मध्यम वर्ग का मतलब हम लोग, और निम्न वर्ग का मतलब गरीब, और अपर लोअर। समझ में आया? चलिए तो अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अब देखिए, अब आता है सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं। ये सब प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, 2 नंबर में देखिएगा आप, और हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा तभी अच्छा रहेगा। देखिए, समाज में रहने वाले वैसे लोग जिसमें गरीब, किसान, मजदूर शामिल होते हैं। सर्वहारा का मतलब कि सर्व मतलब क्या होता है? सब। सर्व मतलब सब, मतलब कि देखिए इसमें ऐसे ऐसे वर्ग आते हैं जो गरीब रहे, मजदूर रहे। यहाँ मालिक के कोई मतलब यहाँ अमीर आदमी इसमें नहीं शामिल हो सकता है। इसमें कौन शामिल होगा? तो मात्र गरीब आदमी, मजदूर आदमी, इस में कुछ आता है, सर्वहारा वर्ग में आता है। देखिए जिसमें गरीब हो गया, किसान हो गया, मजदूर हो गया, शामिल
होते हैं उसे कौची कहते हैं बताइए, सर्वहारा वर्ग कहते हैं। अभी बताइए, अगर किसान चाहेगा तो 50 लाख के बिजनेस कर सकता है, उसके पास पूंजी रहता है। गरीब चाहेगा मर्सिडीज खरीद सकता है, मर्सिडीज छोड़ो ना, एगो टेम्पू खरीद सकता है गरीब आदमी? नहीं खरीद सकता है। तो उस सबके पास कौची, पूंजी के अभाव। पूंजी रहेगा तो खरीद सकता है और पूंजी नहीं रहेगा तो नहीं खरीदेगा, तो उसको कौची कहते हैं, पूंजी का अभाव। उसी तरह से देखिए, जिसके पास पूंजी का अभाव होता है, पूंजी का अभाव होता है कि नहीं होता है। अब देखिए कहता है कि तथा जिसकी स्थिति दयनीय होती है, दयनीय का मतलब होता है खराब, एकदम कौची होता है, खराब। जिसकी स्थिति एकदम खराब होती है, एकदम दयनीय होती है, उसको कौन सा वर्ग में रखते हैं बताइए, सर्वहारा वर्ग में। इस सुबह खा लिए, शाम के पैसा के पते नहीं है, कुछ खाएंगे, रहने के लिए छत नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, उस सबको किस वर्ग में रखते हैं हम लोग, सर्वहारा वर्ग में। किस वर्ग में, सर्वहारा वर्ग में रखते हैं। यहाँ तक समझ में आया। तो सर्वहारा वर्ग में कौन कौन रहता है बताइए, सबसे पहला गरीब, किसान, मजदूर शामिल होते हैं, तथा इनके पास कौची के अभाव रहता है, सुंदरता के, कौची के, पूंजी के अभाव, तथा पूंजी के अभाव इसमें रहते हैं। आगे देखिए, इसमें कहता है कि तथा इनकी स्थिति कौची होती है, दयनीय होती है। ये भी हमको बताने की जरूरत है जी। जो आदमी गरीब रहता है, जिसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, उसका स्थिति कैसे रहेगा, खराब ही ना रहेगा। दयनीय का मतलब कौची होता है, खराब। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए, ये एक छोटा सा प्रश्न है और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्वेश्चन बैंक उलट के देखिएगा, ये हमेशा पूछे जाने वाले एक प्रश्नों में से एक है। इसमें कहता कुछ साम्राज्यवाद क्या है, कौन सा हो गया, साम्राज्यवाद। आपको देखिए, नामे सुन के नहीं लग रहा है कि अपना साम्राज्य फैला रहा है। जिसे मान करके चलिए कि हमारा देश कौची है, भारत है, और इससे छोटा सा देश कुछ हो गया आसपास में, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान। पाकिस्तान के ले लीजिए ना, पाकिस्तान के ले लीजिए, श्रीलंका है। अरे हमारे आसपास बहुत सारा देश है, भारत, म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, भारत हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, सब छोटा छोटा देश है कि नहीं है। मान के चलिए कि हमारा शत्रु देश कौन सा है, पाकिस्तान। कौन हो गया, पाकिस्तान। पाकिस्तान छोटा सा देश है, कुछ ही है, छोटा सा देश। देखिए, पाकिस्तान जो है, भारत ऐसे है ना, भारत ऐसे है, तो यहीं पे हमारा पाकिस्तान बसा हुआ तलेगों में है कि नहीं है, पाकिस्तान बसा हुआ है। अगर हम पूरा आदमी मिल करके पाकिस्तान को एकदम कब्जिया लेंगे, कुछ कर लेंगे, पाकिस्तान पर आक्रमण बोल देंगे, बोले कि नहीं बोलेंगे, आप बोल करके पाकिस्तान को पूर्ण रूप से एकदम अपना बना लेंगे, तो बताइए पाकिस्तान में हमारा साम्राज्य होगा कि नहीं होगा, होगा। अब देखिए, जैसे में अशोक हो गए, तो अशोक उचित है, सबसे छोटा कबीला से आते थे, मगध के छोटा कबीला था, वो 16 भाग में कबीला बटा हुआ था, 16 भारत पहले 16 भाग में बटल था, उसमें से छोटा से कबीला में था बिहार के, वहीं से अशोक निकले थे और पूरा दुनिया पर मतलब कि अपना शासन करना चाहते थे, लेकिन उनका सपना ही रहा। लेकिन फिर भी बहुत हद तक सबसे लड़े और सबसे जीत गए थे, समझ में आया। तो वो अपना साम्राज्य को कर रहा था, फैला रहे थे, अपना साम्राज्य खड़ा कर रहा था, है कि नहीं है। अगर हम चाहेंगे, अगर बगल के गांव में जा करके सबको मार देंगे और वो गांव हम अपना कर लेंगे, तो मेरा गांव में कुछ हो गया, साम्राज्य अपन फैलाए कि नहीं फैलाए। साम्राज्यवाद मतलब कि साम्राज्य को फैलाना होता है। जब छोटे से देश में, जब कोई छोटा सा देश को कोई बड़ा देश या बड़ा राज्य उस पर आक्रमण करके उसका अपना बना लेता है, उसी को जी कहते हैं, साम्राज्यवाद कहते हैं। अब देखिए डिफिनेशन में कुछ कहता है, इसमें कहता है कि जब कोई बड़ा देश, बड़ा देश का मतलब मान करके चलिए कि सबसे बड़ा देश कुछ ही है, रूस, सबसे बड़ा देश रूस के क्षेत्रफल जानते हो कितना है, 1,75,00,000 वर्ग किलोमीटर है, समझ में। और चाइना के है 95 लाख किलोमीटर, भारत के है कितना मालूम है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो बताइए सबसे बड़ा देश है रूस, है कि नहीं है। सबसे बड़ा देश खाली नाम के है, लेकिन जनसंख्या भारत में सबसे ज़्यादा है कि नहीं। चाइना के पीछे छोड़ दिया वो, चाइना के पीछे छोड़ के निकल गया वो, है कि नहीं है। लॉकडाउन में आदमी मरने से ज़्यादा आदमी का जन्म हुआ था, ऐसा में वो होता है बेरोजगारी का असर पूरे भारत पर कहर, ठीक है। ऐसा में लॉकडाउन में इतना जल्दी जनसंख्या बढ़ा ना कि उतना आपका उम्र भी नहीं बढ़ा होगा जितना जनसंख्या बढ़ा है तेजी से,
समझ में आया? जितना पैसा आपके पास नहीं ना बढ़ा होगा लॉकडाउन में, उससे ज़्यादा भारत में जनसंख्या बढ़ा है। ठीक है, तो वो जनसंख्या धीरे धीरे और बढ़ेगा और भारत को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचते जा रहा है। ऐसा में जापान में जनसंख्या कितना है? बहुत ज़्यादा है, बहुत कम की मात्रा में, लेकिन जापान सबसे विकसित देश में आता है कि नहीं है? बताइए, जापान के पास टेक्नोलॉजी इस तरह से है जो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, वो लोग कर सकता है। ऐसा में जिसमें हो गया हमारा कुछ USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका के तो नाम सुनने किए हो। अमेरिका का GDP इतना ज़्यादा है कि भारत उससे 10 को GDP आ जाएगा। अमेरिका का GDP है 45 ट्रिलियन, कहता है 45 ट्रिलियन। भारत का GDP कितना है मालूम है? भारत का GDP है 4 ट्रिलियन। कितना है? 4 ट्रिलियन। चाइना का GDP कितना है? यो 14 ट्रिलियन है। कितना है? 14। और अमेरिका का GDP कितना है? तो 45 ट्रिलियन। जापान के हमनी से पीछे हैं, हमनिया के इर्द गिर्द चल रहा है वो। है सुन में, तो ये सोचिए कि जापान के इर्द गिर्द चल रहा है, लेकिन जापान कितना छोटा देश है कि नहीं है? जापान इतनी के तो देशवे है जी। वहाँ समुद्र के बीच बीच यहाँ पर बसल है, वहाँ से पानी आता है। जापान में सबसे ज़्यादा देखो सुनामी आया है। देखिए जापान इतना ज़्यादा विकसित है, क्यों? उस पर परमाणु बम गिरा है, 2 बार परमाणु अटैक हुआ है कि नहीं है? वहाँ बाढ़ से हमेशा सुनामी आता है, फिर भी वो अपने आप को बचा करके रखा है कि नहीं? वो समुद्र के बीच बीच बसा हुआ है एक टापू की तरह। तो वहाँ पे जब लहर आता है पानी के तो सब बहले चल जाता है। ऐसा में फिर भी वो लोग इतना ज़्यादा, वो लोग जितना पैसा होता है ना सब पढ़ाई पर इन्वेस्ट करता है, और यहाँ कुछ होता है सब खेती पर और सब बिजनेसमैन करने पर। ऐसा में पढ़ाई पर कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है। वहाँ सरकारी स्कूल के नाम है ये नहीं है, मात्र प्राइवेट स्कूल। ऐसा में फिर भी वहाँ पढ़ाई इतना ज़बरदस्त दिया जाता है कि अगर आप वहाँ चल जाइएगा तो वहाँ पढ़ लीजिएगा। लेता ना रहता है, बहुत लेगा। पढ़ाई होता है, लेकिन खुद कभी 2 घंटा पढ़ के पढ़े हो? आप लोग कभी 2 घंटा लगातार बैठ के पढ़े हो? कभी नहीं, हो ही नहीं सकता है, चांस नहीं है। अरे हमारे यहाँ के ऐसे स्टूडेंट है, क्लास 10th में चला गया, लेकिन उसको हमको घर से बुलाना पड़ता है कि चल बाबू पढ़ लो। है समझ में? और ये हाँ, जापान के लोग ऐसे नहीं करते हैं। आगे बढ़ना है तो मेहनत करना है। है समझ में? देखिए, तो साम्राज्यवाद का मतलब होता है जब कोई बड़ा देश किसी छोटे देश पर कुछ कहता है, ज़बरदस्ती अपना अधिकार जमा लेता है। जिससे में हम बड़ा आदमी हो गए और तुम्हारे पर दम अधिकार जमा लिए, तो कुछ हो गया, साम्राज्यवाद हुआ कि नहीं हुआ? ये आदमीवाद हो जाएगा। कुछ हो जाएगा आदमीवाद, मतलब हम आदमी पर कब्जा किए, मनुष्यवाद हो जाएगा। हम आदमी पर कब्जा कर लिए तो मनुष्यवाद। आई कुछ कर रहा है कि जब कोई बड़ा देश, कुछ है बड़ा देश कोई छोटे देश पर, छोटा देश का मतलब हो गया पाकिस्तान, है ना? पाकिस्तान हो गया, अगर उस पर हम लोग कुछ कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे, ज़बरदस्ती ना करेंगे। आपको अपने से कहेगा कि आइए अब्बू आप ही का तो है, कहेगा कभी? समझ में आया? इसलिए उसको हम ज़बरदस्ती नहीं कब्जा करेंगे। देखिए पाकिस्तान का जन्म हुआ है, मालूम है कि नहीं मालूम है? पाकिस्तान का जन्म कब हुआ था बताइए? 47। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु निश्चित है कि नहीं है? जैसे में हमारा जन्म हुआ है तो मेरा मृत्यु कुछ है, निश्चित है। आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों हमको जाना ही जाना है। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है। उसी आधार पर पाकिस्तान का जन्म हुआ है, उसीलिए पाकिस्तान का मृत्यु निश्चित है। आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों, एक न एक दिन होना तय है। ऐसा में तो बताइए, जैसे भारत हो गया पाकिस्तान पर कुछ कर लेगा, कब्जा कर लेगा, तो पाकिस्तान में हमारा कुछ हो गया, साम्राज्यवाद होगा कि नहीं होगा? साम्राज्यवाद पूर्ण रूप से हो जाएगा। अब देखिए, जिसे साम्राज्यवाद कहते हैं, यहाँ जिसे लिख दीजिए, कुछ होगा जिसे साम्राज्यवाद कहते हैं। साम्राज्यवाद समझ में आ गया या इसमें कोई दिक्कत है? बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए, साम्राज्यवाद का शाब्दिक अर्थ शोषण करना होता है। जैसे में शोषण का मतलब होता है अत्याचार। कुछ होता है अत्याचार। अगर हमारा देश पाकिस्तान पर कुछ कर देगा, कब्जा कर लेगा, तो आप पाकिस्तानों को बैठ के खिलाएगा कि ले बाबू मुंह में खा ला, खिलाएगा? वो कैसे कहेगा कि ना आप सोचिए हम काम करते हैं। अत्याचार हम लोग भी करेंगे, चाहे अगर हमारे देश पर कोई, देखिए पहले अंग्रेज हमारे ऊपर
राज किया है, तो मतलब वो अपना साम्राज्य भारत में लाया कि नहीं है, वो साम्राज्यवादी बन गया। तो क्या भारत के लोगों को खुशी से और चैन से जीने देते थे? नहीं, अत्याचार करते थे, शोषण करते थे। जो हम लोग आज़ादी के सांस अभी ले रहे हैं, अगर उस समय जन्म लेते तो हम यही सोचते कि क्यों जन्म लिए हैं। है समझ में? अगर हम लोग गुलामी के दौरान अगर हम जन्म लेते तो हमारे मुख से सब यही बात निकलता कि हम जन्म तो लिए हैं, लेकिन यहाँ क्यों लिए हैं। भले हम कोई अंग्रेजी में जन्म ले लेते हैं, कम से कम को मारता जोड़ता तो नहीं ना। ऐसा में ऐसा होता था पहले। फिर भी सब लोग मेन वीर बहादुर हमारे देश को आज़ाद करवाए हैं, लेकिन तोहनी के कौची है, अपन घर के तो आज़ाद करवा ही नहीं रहा। ऐसा में चलिए अगला प्रश्न देखिए। हम लोग यहाँ तक समझ में आ गया। साम्राज्यवाद में कोई दिक्कत है? सर्वहारा वर्ग में कौन कौन से वर्ग में आते हैं? सर्वहारा वर्ग में कौन कौन से लोग आते हैं? गरीब, किसान, मजदूर, जिसके पास कौची के अभाव रहता है? पूंजी के अभाव रहता है। देखो अब देखिए, हमारे और आपके फूफा जी आ गए। देखो इधर, यही फूफा है, देखिए नेपोलियन बोनापार्ट। इनके बारे में पूर्ण रूप से अच्छा से अध्ययन करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न अगर प्रश्न का जगह खाली नहीं रहेगा तो दूसरा प्रश्न कैसे तीर के निकाल देगा और एकरा से रिलेटेड प्रश्न डाल देगा। क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट बिहार बोर्ड के फूफा हैं। कौन है? फूफा। ये अपन फूफा के कोई छोड़ता है जी? नहीं छोड़ता है, इसलिए इनको भी कोई नहीं छोड़ेगा। इनके लिए भी प्रश्न जगह रहे चाहे ना रहे, चौथाई में जगह नंबर दे देगा। किले भाई ये नहीं को प्रश्न है ऐसा में। चलिए देखिए, अब समझते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट कौची है। देखो तो, देख रहा है वो आदमी, दिख रहा है यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट कौची है। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट अपने युग का मतलब जिस समय वो रहते थे उस समय के सबसे शक्तिशाली, सबसे ताकतवर, सबसे चतुर, सबसे बुद्धिमान कौची था? सेनापति। कौची था ये? सेनापति था। राजा ही नहीं था, ये कौची था? सेनापति। और पहले के ज़माना में जिसके पास है बल और जिसके पास है अकल वही बनेगा राजा। ये भी क्या किया? इसके पास बल भी था, अकल भी था और छल करके कौची किया है? राजा बन गया है। लेकिन अपन बदौलत बना है, दूसरे से सिफारिश करके नहीं कि बना था भैया बना था, ऐसे नहीं। ये अपना बदौलत किया है, एकदम अपने से। ये तुमको देखे में लग रहा है ना बड़ी शक्तिशाली था, इतना शक्तिशाली ना कि एक सामने कोई टिक ही नहीं पाता था। लेकिन फिर भी इसको भी सब छल से भेज दिए ऊपरे। ऐसा में तब देखिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। किसका जन्म? 15 अगस्त के जन्म हुआ था। अरे नेपोलियन बोनापार्ट के जन्म कब हुआ था? ये हुआ था हमारा 15 अगस्त 1769 ईस्वी में। देखिए हम आपको एक बात बताते हैं, ये भी अच्छे व्यक्ति थे, ये खराब बिल्कुल नहीं है। जो देखिए लुई 16वां जो कानून लगाया था वो सब कानून को कुछ किया है, ख़त्म कर दिया था। जैसे मैं कौन सा कानून लगाया था? नहीं, बस नेपोलियन बोनापार्ट नाम है, समझाया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखिए जितना भी लुई 16वां अथी लगाया था ना, कुछ खराब कानून सबको कुछ किया है, हटा दिया था। अब देखिए इनका जन्म सबसे पहले कहाँ हुआ था? तब 15 अगस्त 1769 में। अब देखिए गांधी बाबा के जन्म कब हुआ था? 1869। मतलब हम कह सकते हैं कि अच्छे व्यक्तियों का जन्म 69 में होता है। किसमें? 69 में। अरे उनका तो अक्टूबर में न हुआ है, इनका अगस्त में हुआ था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जिस दिन आज़ाद हुआ उसी दिन इनका कौची हुआ था? धरती पर जन्म हुआ था। ऐसा में धरती पर जन्म इनका कब हुआ था? 15 अगस्त। और गांधी बाबा के डेट ऑफ बर्थ तो हर कोई को याद रहता है कि नहीं है? कितना है? 1869। जस्ट उनके 100 साल पहले की बात है। 100 साल ई बढ़े कि ऊ बढ़े? ई बढ़े। इनको प्रणाम करो, गांधी जी से बढ़े।
ऐसा नहीं, हाँ प्रणाम करो सब, हाँ नमस्ते नमस्ते। देख लिए ना तो नहीं कि उठा उठा के फेंक देंगे बाहर सबका तो प्रणाम कर रहा है। देखिए तो गांधी जी से जस्ट कितना हो गया, 100 साल पीछे। देखिए हम आपको इसलिए बताएं ताकि आपका ये डेट ऑफ जो बर्थ है ये याद रहे। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, तो 15 अगस्त, बस 1778। अरे गधा, इनका जन्म हुआ था 1900। देखिए गांधी जी का जन्म से 100 साल पहले इनका जन्म हुआ था, और जिस दिन हमारा भारत आज़ाद हुआ था उसी दिन इनका जन्म हुआ था। यहाँ से आपको बिल्कुल डेट ऑफ बर्थ कभी नहीं भूल सकते हो कि नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में हुआ था। कोई दिक्कत? अब देखिए बचपन का नाम, अब देखिए बचपन का नाम जो ज़्यादा गोर लेकर रहता है, जो ज़्यादा करिया रहता है, जो ज़्यादा मतलब कि अगर कोई विकलांग हो गया तो सब उसको कोची कहता है, लंगड़ा। अगर अपाहिज निकल गया तो उसको अपाहिज। कोई ज़्यादा गोर है तो उसको गोरा, कोई ज़्यादा भूअर है तो उसको भूरा, जो ज़्यादा करिया है उसको कलुआ। कहता है कि नहीं कहता है? करियाठा सब कहता है ना। इस कहता है गुंजन की कोची कहता होगा, बताइए। जिलेबिया है, जिलेबी नाम है। देखिए एगो लड़का का नाम है जिलेबिया, समझ में आया तक? देखिए तो इनका भी बचपन का कुछ नाम था। कोची है? बचपन का कुछ नाम था। देखिए बचपन का नाम कोची है, नेपोलियन दी बोनापार्ट। नेपोलियन दी बोनापार्ट। बचपन के नाम में खाली मात्र कोची लगा हुआ है, दी। कोची लगल है, दी। अगर 2 बार रहता तो उसको दीदी कहते हैं। कोची कहते हैं? दीदी। लेकिन एक बार लगा उसको कुछ कहेंगे, दी। तो नेपोलियन दी बोनापार्ट आया समझ में? तो इनका जन्म कब हुआ था बताइए? 15 अगस्त 1769। इनका बचपन का नाम नेपोलियन दी बोनापार्ट। जो ज़्यादा करिया रहेगा उसको मंगरैला, जमाई, धानाई कुछ कह सकते हैं, है कि नहीं है? अब देखिए आगे जो कहता है, यहाँ से समझने वाली बात है। देखिए यहाँ कहता है कि फ्रांस की क्रांति में सेनापति के रूप में काम कर रहा था। जब फ्रांस की क्रांति चल रहा था तो ऐसा बात नहीं कि जीवित नहीं थे, जीवित तो थे, लेकिन उस समय इनका पद क्या था? ये था सेनापति थे। बताइए नेपोलियन बोनापार्ट क्या थे? सेनापति। क्या थे? सेनापति। और सेनापति के बाद और इतिहास में के सबसे महान सेनापतियों में से एक गिना जाता है। हम आपको पहले ही बनाए थे ना, था कहेंगे क्योंकि पास्ट हो गया, क्योंकि सेनापति सबसे बढ़िया और सबसे बुद्धिमान थे, इसलिए इनको इतिहास में सबसे कुछ कहेंगे महान सेनापति में से एक सेनापति इसको गिना जाता है। अब जब इतना महान था तो बताइए कुछ गलत काम करेगा? नहीं करेगा, लेकिन कुछ कुछ किया था। यह कुछ अपना स्वार्थ में, देखिए जैसे ही उसको सीट मिला, गद्दी मिला, तो क्या हुआ? उसका भी बुद्धि भ्रष्ट हो गया। सेनापति देखो हमने कैसे रहते हैं, हमने अगर ऐसे गांव में रहते हैं, कहते हैं कि अगर हम प्रधानमंत्री बन जाए ना तो गरीबी हटा देंगे यहाँ से। और जैसे प्रधानमंत्री तू बनेगा ना वैसे ही अपन पहले जेब गरमाएगा, उसके बाद कोई के बारे में सोचेगा। यह वास्तविकता है। कोई दिक्कत है? अगर तुम सोचता है सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, आप लोग के नज़र में आप लोग कहते हैं कि अगर हम टीचर बन जाएं तो पूरा स्कूल सुधार देंगे। जब तुम टीचर बन जाओगे ना तो तुम भी उन टीचरों की तरह लापरवाह हो जाओगे। ऐसा में कहने में और करने में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। ऐसा में जैसे में देखिए बेटी लोग होती है, वो कहते हैं कि हमारा शादी हो गया तो हम अपन सासू माँ के एकदम खुश रखेंगे। कुछ रखेंगे खुश, जल्दी उठेंगे, खाना बना देंगे, पैर हाथ दाब देंगे। लेकिन जैसी शादी होता है सब वादा ढकोसला हो जाता है, सब खत्म। ऐसा में इसलिए जितना कहने में आसान है उतना करने में बेहद ही मुश्किल। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी प्रकार का कोई कष्ट है तो बताइए बाबू। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1700। बताइए इनका बचपन का नाम मंगरैला था कि जमाइन? नेपोलियन दी बोनापार्ट। बताइए ये थे फ्रांसीसी क्रांति चल रहा था तो उस समय नेपोलियन बोनापार्ट क्या थे?
महान सेनापति थे। राजा मत कहते ना, राजा बने थे 1804 ईस्वी में। कब बने थे? 1804 ईस्वी में कोची बने थे? सेनापति बने थे, सॉरी राजा बने थे। कोची बाबू 1804 ईस्वी में, 4 ईस्वी में कोची बने थे। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत है तो बताइए। इनका जन्म 15 अगस्त 1769। इनका पूरा नाम बचपन के कोची है? नेपोलियन दी बोनापार्ट। ये बता, जब फ्रांस का युद्ध चल रहा था तो उस समय कोची करते थे? सेनापति थे। अब बताइए इतिहास में कोची है? इतिहास में सबसे महान सेनापति कौन थे? महान सेनापति, एकदम सबसे महान। इनके सामने कोई भी आया हो गया समाप्त। देखिए अब अगला पॉइंट कहता है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की राजनीति में प्रवेश किया। अब देखिए यहाँ से आपको समझ में आता है। पहले कोची थे? सेनापति। कोची थे? सेनापति। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट राजनीतिक में कब प्रवेश किए थे? बताइए। 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के बाद, उससे पहले नहीं। आया समझ में? बताइए। तो नेपोलियन बोनापार्ट नेपोलियन बोनापार्ट कोची लिखल है, देखिए राजनीतिक में कब प्रवेश किए थे नेपोलियन बोनापार्ट? बताइए। 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के बाद। जब वो क्रांति खत्म हुआ था तो वो सोचा था कि लुई 16वां के तो टपका दिया सब, है कि नहीं है? लुई 16वां के तो मार मार के सब भगा दिया, उसको तो मुड़ी उड़ी काट के गिलोटिन पर लटका दिया। उसको कहा कि देखो अब वर्ल्ड कप है, उसको तो लटका दिया। अब वो सीट तो खाली है, सीट मतलब कौची? राजगद्दी। कहा कि सीट तो खाली है, अब किसको राजा बनाया जाए? तो वो सोचा कि हम तो सबसे बड़ा महान सेनापति हैं, हमारा सामने कोई टिक नहीं पाता है। बाहुबली मूवी देखे हो? बाहुबली के सामने कोई कहता है कि हम तलवार उठाएंगे? बाहुबली कह देता है जिसने इसको हाथ लगाया, सोचो कि मेरा तलवार को हाथ लगाया। कौन? बाहुबली ने वो मूवी नहीं निकला है, बाहुबली 2 है ना, उसी टाइप के। कहता उसका जो वाइफ का नाम पूछे, जो बेड़ी ऐसे लटका कर बैठ खड़ी रहती है राज्यसभा में। हाँ, उस सेनापति से हाथवा से झाड़ देता है। तो कहता है कि जो इसको हाथ लगाया, समझो कि बाहुबली के तलवार को हाथ लगाया, वो सबके मरना है। इसलिए उस समय अगर चाहता बाहुबली तो अपन भाई को चुटकी बजाते स्वाहा करके राजगद्दी पर वो बैठ जाता। लेकिन ऐसा उसलिए नहीं किया क्योंकि वो अपने माता से बेहद प्रेम करता था, है कि नहीं? शिवगामी माता शिवगामी देवी उसका जिंदगी बर्बाद कर दिया था, है कि नहीं? कटप्पा पीछे जाके भोग दा है कि नहीं? कटप्पा पीछे से जाकर इसे भोग दिया, इसे भोग दिया बाहुबली के। बाहुबली बोला था कि हमको कोई मार सकता है तो पीछे से, आगे से जो मारने आएगा उसको 12 दिन बाद हम ही भोज खाएंगे। ऐसे में वैसा आदमी था बाहुबली। कोई दिक्कत यहाँ तक? टाइम हो गया था, कुछ कह रहा है? अरे रुक जाओ, शांत से बैठो। बस इतना ख़त्म करके तुमको ख़त्म कर देते हैं। 8:05 हो रहा है। चलिए समझने का कष्ट करो, यहाँ समझने पर ध्यान दो थोड़ा सा। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को? तो बताइए नेपोलियन बोनापार्ट राजनीतिक में कब प्रवेश किए थे? इनका जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1769। बताइए इनका बचपन का नाम कौची था? नेपोलियन दी बोनापार्ट। जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी तो ये कौन से पद पर थे? महान सेनापति। उस समय उनको बस सेनापति बोलेंगे। जब इतिहास की बात आ जाए कि इतिहास के पन्नों में इनका नाम दर्ज है तो किस रूप में? तो महान सेनापति में। कौची में? महान सेनापति में। तो चलिए देखिए आज के लिए हम अपना क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आज हम लोग बस नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में छोटा छोटा बात पढ़े हैं और कल इनका पूर्ण रूप से पढ़ेंगे कि कौन कौन से काम किए थे और क्या क्या किए थे। तो मिलते हैं हम लोग अपना नया क्लास में। यहाँ से बाय बाय।